हेलो गाइस, वेलकम टू जेई पॉइंट। आज हम लोग जो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में बात करने वाले हैं, यानी एम्पलीट्यूड एनालॉग कम्युनिकेशन की सीरीज़ में हम लोग जो बात कर रहे थे, एएम के बारे में हम लोग को बात कर ली थी। और उसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के बारे में बात कर ली थी, यानी हम एम्पलीट्यूड को किस तरह से मॉड्यूलेट करा सकते हैं। किसी भी वेव को अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराएं तो उसमें कौन कौन से मॉड्यूलेटर की ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोगों को जो बात करना है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के बारे में बात करनी है। अच्छा, और देखिए एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को देनी थी, वो टेलीग्राम पे मैंने चैनल बनाया हुआ है, तो वहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की क्विज़ेस ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के उसको ज्वाइन करें, आपके लिए बेनिफिट है। इस वजह से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना उचित समझ रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम लोगों ने सीखा है और उसको बहुत हमने टाइम लेके सिखाया था। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा करके उसको एक बार विजिट ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पे जो बात करने वाली है वो कैसे कैसे हम लोगों को एफएम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली ये भी बात वहाँ पे हुई थी, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलेटर सर्किट्स के बारे में हम लोगों को भी पढ़ना होगा। चलिए, तो एफएम जनरेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है ये तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत इलेबोरेट करके डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे जो बात होगी वो आपके जनरेशन की बात होगी, सर्किट्स की बात होगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि एफएम जनरेशन जो है हम किन किन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एफएम को हम जनरेट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मेजर कैटेगरी हम लोग ने दो बना रखी हैं। एक तो आपका डायरेक्ट मेथड है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड है। देखिए, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों को कैसे एफएम जनरेट करना है, तो ये यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। देखिए, एफएम जनरेट करने का मतलब क्या है भाई, कि ऐसा मॉड्यूलेटर सर्किट बनाना है जिसमें हमें जो कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना है विद रिस्पेक्ट टू कैरियर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हम लोगों का फंडा होना चाहिए, मॉड्यूलेटर सर्किट ऐसा बनाना है। तो अप्रोच हम लोगों को क्या रखनी है कि हमें अपने सर्किट में जो सिग्नल है, जो हमारा सिग्नल हम लोग जो बनाएंगे, या यूँ कह लीजिए जो भी सिग्नल हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम उनकी फ्रीक्वेंसी वेरी करा सकें विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये फाइनल अप्रोच है कि हाँ, हमें फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना है किसके हिसाब से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। तो ये अप्रोच हमारी, इस अप्रोच को ध्यान में रख के हम लोगों ने दो कैटेगरी बना रखी हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड में आपके क्या होता है, तो यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं। आप देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड में वैल्यू ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी या तो कैपेसिटर की वैल्यू या तो इंडक्टर की वैल्यू। देखिए, जो एल आपका ट्यून्ड सर्किट होता है, ठीक है, ट्यून्ड सर्किट होता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ मिलेगी, फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी भाई ट्यून्ड सर्किट से, एलसी सर्किट से। तो एलसी सर्किट जो है आपका एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर सर्किट एक तरह से कह सकते हैं। तो जब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो फ्रीक्वेंसी तो वैसे बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर आप सेलेक्ट करना है तो हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा रखा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है आपको पर्टिकुलर एल और सी की वैल्यू पे मिलेगी। अगर आप सोचिए, अगर किसी एलसी सर्किट में पर्टिकुलर, भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी जो है आपकी एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी होती है। तो यहाँ से अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आपको चेंज करनी है, डिफरेंट करनी है, तो आप सी की वैल्यू या तो चेंज कीजिए या तो एल की वैल्यू चेंज कीजिए, है ना। या तो आप सी की वैल्यू चेंज कीजिए या तो एल की वैल्यू चेंज कीजिए, तो यहाँ से आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। लेकिन तो यही इसी अप्रोच को यहाँ पे हम लोगों को फॉलो करना है डायरेक्ट मेथड में, यानी या तो आप कैपेसिटर की वैल्यू या तो इंडक्टर की वैल्यू आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। तो आपकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है ट्यून्ड सर्किट से, वो फ्रीक्वेंसी आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यही अप्रोच हमारी थी भी कि हमें क्या करना था, हमें करना था ये
कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना था विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और यहाँ पे देखिए एल और सी की जब वैल्यू आप चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी एलसी सर्किट की, और वो फ्रीक्वेंसी आपके जो एल और सी की वैल्यू है वो इस पे डिपेंड करेगी, तो आपकी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी भी एमटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये अप्रोच हमारी डायरेक्टली काम आ गई। तो यहाँ पे दो तरह के इस डायरेक्ट मेथड में दो मॉड्यूलेटर हम लोग को पढ़ने हैं, एक रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर पढ़ना है और दूसरा वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर पढ़ना है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग देखते हैं। तो याद करिए जब हम लोगों ने एफएम पढ़ा था, ठीक है, तो एफएम पढ़ा था, सॉरी पीएम पढ़ा था, फेज मॉड्यूलेशन पढ़ा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की भी थी, क्या बात की थी कि हम देखिए एफएम से पीएम जनरेट कर सकते थे और पीएम से एफएम जनरेट कर सकते थे। ये बात हम लोगों ने कर रखी है। यानी अगर आप देखिए, अगर आप उन दोनों को, जब हमने फेज मॉड्यूलेटेड वेव और आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव दोनों को कंपेयर कराया था, तो उसमें एक रिज़ल्ट ये सामने आया था कि अगर आप किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंटीग्रेटर को दे दीजिए, उसके बाद उसका फेज मॉड्यूलेशन कराइए तो आपका एफएम मिलता है। लेकिन अगर किसी डिफरेंशिएटर में, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिफरेंशिएटर में दीजिए और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कराइए तो आपको क्या मिल जाता था, पीएम मिल जाती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या मैंने बोला कि किसी आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंटीग्रेटर को देंगे और उसका फेज मॉड्यूलेशन कराएंगे तो आपको एफएम मिलेगी। लेकिन अगर इसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम डिफरेंशिएटर में दे करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कराएं तो हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट मेथड में आपका क्या करते हैं और डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपका जो एग्जांपल बेसिकली है, जो सर्किट आपको पढ़ना है वो आर्मस्ट्रांग फेज मॉड्यूलेटर पढ़ना है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके डायरेक्ट मेथड पे ही बात करेंगे। चलिए देखते हैं डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में मैंने जो बातें बताई वो आप देख लीजिए कि जो हम लोगों ने सीखा था वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस या यूँ कह लीजिए इनका इम्पीडेंस दैट इज रिलेटेड टू रिएक्टेंस इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ टी। ठीक है, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अच्छा, बाय दिस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट विज वेरी अकॉर्डिंग टू एम ऑफ टी। मैंने जैसा यहाँ पे बताया वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगी। देखिए इनडायरेक्ट मेथड में जो हम लोगों ने अभी बोला है बिल्कुल वैसे ही आपका रहेगा कि एम ऑफ टी अगर आप इंटीग्रेटर को देते हो फिर यहाँ से फेज मॉड्यूलेशन कराते हो तो आपको एफएम मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो एफएम मिलती है वो उसमें खास बात ये रहती है कि ये एफएम जो है आपके नैरो एफएम रहती है, नैरो बैंड एफएम रहती है। ठीक है, नैरो बैंड इन द सेंस कि यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो रहेगा आपका, देखिए नैरो बैंड वाइड बैंड क्या होती है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। नैरो बैंड एफएम वो एफएम होती है जिसमें आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 होता है। आप उसको वाइड बैंड एफएम में कन्वर्ट करना चाहिए तो आपको वाइड बैंड एफएम वो एफएम होती है जिसमें आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। क्या हो भाई, ग्रेटर देन 1 हो। और यहाँ पे नैरो बैंड में क्या होता है, एम लेस देन 1, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू में डिफरेंस होता है। तो अगर आप इसको वाइड बैंड को एफएम मिल ही गई है, नैरो बैंड से वाइड बैंड में जाना है तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज़ कर लीजिए, आपका एम ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है जब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं तो आप फेज डेविएशन बढ़ जाता है, फेज डेविएशन बढ़ जाता है फिर एम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, देखिए रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है भाई। तो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर जो हम सीख रहे हैं, रिएक्टेंस इन द सेंस कि जो आपका यहाँ पर रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट है, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, इम्पीडेंस बेसिकली, या यूँ कह लीजिए जो मॉड्यूलेटर बनाएंगे आप उसका पूरा इम्पीडेंस जो है वो रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक्टिव कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। रिएक्टिव कंपोनेंट आपको पता है यानी कैपेसिटर होंगे और इंडक्टर होंगे। आपका रेजिस्टर वहाँ पे वेरी रहेगा, नहीं रहना चाहिए, या रहना भी चाहिए तो उसकी वैल्यू आपके रिएक्टेंस के टर्म में बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, डोमिनेंट आपका रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टर मॉड्यूलेटर बोला जाएगा।
अब देखिए इसका एक एग्जांपल हम लोग या यूँ कह लीजिए एक सर्किट देख लेते हैं, FET रिएक्टर मॉड्यूलेटर। तो FET रिएक्टर मॉड्यूलेटर में हम लोग को जो देखना है, तो इसमें आपको रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, तो बेसिकली इसमें जो हम लोगों को डोमिनेंट फिनोमेना देखना है वो रिएक्टेंस का ही देखना है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं कि यहाँ पे जो आपकी बायस करंट है, चलिए इन दोनों का मतलब पढ़ लेते हैं एक बार पहले। तो बायस करंट मस्ट बी नेग्लिजिबल टू ड्रेन करंट, ठीक है, यानी ड्रेन टू सोर्स करंट जो आपकी है वो आपकी डोमिनेंट होनी चाहिए बायस करंट से, ठीक है। अभी सर्किट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और ड्रेन टू गेट, ड्रेन टू गेट इम्पीडेंस, ठीक है, ड्रेन टू गेट इम्पीडेंस इज वेरी मच ग्रेटर दैन द गेट टू सोर्स इम्पीडेंस, यानी जो आपका ड्रेन और गेट के बीच का इम्पीडेंस है वो आपका बहुत ग्रेटर होना चाहिए इन द सेंस गेट टू सोर्स इम्पीडेंस। देखिए दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी अभी आपको। आप इस सर्किट को देखिए, ये आपका FET है, ये आपका FET है, जिसमें ड्रेन ये है, ड्रेन आपका ये है, सोर्स ये है और गेट ये है, ठीक है। तो अब अगर इस सर्किट को बहुत ढंग से देखिए तो आपका ये आपका आउटपुट टर्मिनल है A to A डैश, यहाँ पे मान लीजिए आपका आउटपुट V रहेगा, ठीक है, दिस इज आउटपुट V। अब यहाँ पे देखिए ड्रेन टू गेट के बीच में आपका रिएक्टिव कंपोनेंट कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसका रिएक्टेंस मैंने XC लिख रखा है। और गेट टू सोर्स जो है आप मैंने क्या रखा हुआ है, गेट टू सोर्स जो इम्पीडेंस है वो आपका रेजिस्टिव सर्किट है, या यूँ कह लीजिए रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए बात लिखी थी कि गेट ड्रेन टू गेट, यानी ड्रेन टू गेट इम्पीडेंस इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन द गेट टू सोर्स इम्पीडेंस, यानी जो आपका XC था ये इसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू R। और अभी मैंने बोला भी था अगर R ज़्यादा होगा, डोमिनेट करेगा, तो उस केस में ये रिएक्टेंस सर्किट नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू R, तभी ये रिएक्टेंस सर्किट बोला जाएगा। पहली बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात यहाँ से देखिए, दिस इज़ ID ड्रेन करंट, दिस इज़ ड्रेन से करंट आ रही है, ड्रेन की तरफ आ रही है ना, दिस इज़ ड्रेन करंट, एंड दिस इज़ बायस करंट, ये आपकी बायस की तरफ जा रही है, ये बाइसिंग क्यों प्रोवाइड कराएगी गेट टू सोर्स को, तो ये बाइसिंग करंट है बेसिकली IB। तो यहाँ पे ये जो ड्रेन करंट है वो डोमिनेंट होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बाइसिंग करंट, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट था, बायस करंट मस्ट बी नेग्लिजिबल टू ड्रेन करंट, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हो गई। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारा कैसे जो है रिएक्टेंस जो है, यूँ कह लीजिए ओवरऑल कैपेसिटेंस, ठीक है, क्योंकि देखिए फंडा यही है जो मैंने पहले ही बोल रखा है कि C की वैल्यू या L की वैल्यू, तो यहाँ पे L तो है नहीं, तो C की वैल्यू आपको क्या चेंज कराना है, चेंज कराना है विद रिस्पेक्ट टू आपके, विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ पे देखिए XC जो है, चलिए बात करते हैं VG की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेट टू सोर्स सप्लाई वोल्टेज यही है VG, देन दिस VG इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका बेस करंट, बायस करंट, दैट इज IB इंटू R। देखिए VG वोल्टेज क्या है, गेट टू सोर्स है, दिस मीन्स R के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा वही होगा। और IB करंट क्या है, तो IB करंट दिस इज नॉट अ V, यहाँ पे भी सप्लाई रहेगी, ये भी पैरेलल में है तो ये सप्लाई यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा V अपॉन दिस प्लस दिस रिएक्ट इम्पिडेंस ऑफ दिस लाइन, दैट इज इक्वल्स टू R अपॉन V अपॉन R माइनस, ये आपकी करंट हो गई और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस है तो IB इंटू R हो गया। देखिए यहाँ पे ये जो है दिस इज वैल्यू ऑफ IB एंड दिस इज R। IB देखिए क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पिडेंस, तो वोल्टेज आपका V है और इम्पिडेंस आपका क्या होगा R माइनस JXC। वाई दिस इज माइनस, बिकॉज ऑफ ये एक्टिव रिएक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका इम्पिडेंस बेसिकली जो लिखा जाता है J अपॉन XC दैट इज J ओमेगा C होता है, ठीक है, J ओमेगा C होता है। तो ये J जो है ये बेसिकली J ओमेगा C नहीं होता है, J बाई ओमेगा C होता है।
ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए फंडा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली आप समझ सकते हैं। और फेज रिलेशनशिप से लिखा गया है, ठीक है। इस बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ आपकी सर्किट थ्योरी प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ पे जाके इन बातों को क्लियर कर सकते हैं। आरसी सर्किट के बारे में बेसिकली सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका वीजी आ गया, गेट टू सोर्स वोल्टेज तो आ गया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रेन करंट की, जो कि हमारी डोमिनेंट करंट है विद रिस्पेक्ट टू बायस करंट, तो ड्रेन करंट की अगर हम बात करें तो क्या होगी, ट्रांस कंडक्टेंस जीएम इनटू गेट टू सोर्स वोल्टेज दैट इज़ वीजी। तो यहाँ पे जीएम की वैल्यू तो हमें वैसे ही रख देनी है, और हमारा वीजी जो आपका निकला था वो हमने वैल्यू यहाँ पे रख दिया आर इंटू वी अपॉन आर माइनस जे एक्स ई, ठीक है। अब यहाँ से इम्पीडेंस अगर हम निकालें तो इम्पीडेंस क्या होता है भाई, ओवरऑल इम्पीडेंस अगर हम ऑफ द सर्किट निकालें तो क्या होगा, वी अपॉन, भाई हमें निकालना ओवर ऑफ द सर्किट, दिस मीन्स ये जो आपका एफ है इसका इम्पीडेंस निकालना है, तो क्या होगा वी अपॉन आई डी, इस ब्रांच में जो करंट जा रही है, दिस मीन्स जेड अपॉन आई डी ड्रेन करंट, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वी अपॉन वैल्यू रख देंगे तो आपका ये निकल के आएगा। यहाँ से 1/GM कॉमन ले लेंगे, तो 1/GM कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस जे दिस ये आ जाएगा आपका, बेसिकली आर से डिवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ से आर ये कैंसिल हो जाएगा, एक्सी बाई आर बचेगा, ठीक है। तो देखिए एक्सी बाई आर ये वैल्यू आपका मैंने बोल रखा था, एक्सी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, इस केस में एक्सी बाई आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये वैल्यू जब बहुत ग्रेटर होगी 1 से, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये इसको हटा दिया हमने, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, जी अपॉन 1/GM एंड माइनस जे एक्सी बाई आर, ठीक है, 1 को हटा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो था हमने बोला था रिएक्टेंस सर्किट हम लोग बना रहे हैं, तो उस केस में हम इसको इम्पीडेंस ना बोल करके हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इक्विवेलेंट, दिस मीन्स इक्विवेलेंस रिएक्टेंस दैट इज इक्वल्स टू क्या हो, एक्सी बाई GM इंटू आर। रिएक्टेंस सिर्फ अगर हम लिखें मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखें तो एक्सी बाई GM इंटू आर, और एक्सी क्या है 1/2πfc, 1/2πfc। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सी आया वो आपका है एक्ससी है 1/2πfc GM आर। तो देखिए सी, तो यहाँ पे अगर हम सी इक्विवेलेंट इसकी अगर कंपेयर कराएं हम किससे, एक्सी इज इक्वल्स टू 1/2πfc से अगर इक्विवेलेंट किसको कंपेयर कराएं तो यहाँ पे, ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट इज टू क्या निकलेगा भाई, सी इंटू GM इंटू आर, तो सी इंटू GM इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे सी आर और GM, अब देखिए GM जो है वो आपके FET के कैरेक्टरिस्टिक्स पे शो करता है, ठीक है, FET की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, या यूँ कह लीजिए GM जो है आपकी सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो GM जो है सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है इन द सेंस अगर हम सप्लाई वोल्टेज की जगह अगर हम क्या लगा दें, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लगा दें, तो आपका GM जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड करेगा। तो ये जो सी इक्विवेलेंट है, ओवरऑल वैल्यू जो सी इक्विवेलेंट निकल के आया है, ये भी तो आपका किस पे, ये भी आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड करने लगेगा। और सी इक्विवेलेंट एक बार मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड करने लग गया तो उस केस में हमें जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो भी आपकी डिपेंडेंट मिलेगी ऑन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और उस केस में हमें क्या मिल जाएगा भाई, हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो हम आउटपुट पर डायरेक्टली FM हम लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप जो है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमें बस करना क्या है, हमें बस अप्रोच यही रखनी है कि हमें अपने कैपेसिटेंस वैल्यू को या इंडक्टेंस वैल्यू को, दोनों में से किसी वैल्यू को चेंज कराना है, और हमें आउटपुट पर डायरेक्टली FM मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं हम लोग। अभी इस सीरीज़ में अभी एक मॉड्यूलेटर रह गया है, वैरेक्टेड डायोड मॉड्यूलेटर, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।